वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? क्या जरूरत है वजीर बनने की? 5 साल अपनी जिंदगी दाव पे लगाओ, अपने बच्चों का वक्त बर्बाद करो, कारोबार ना करो, एक तबाह हाल अदारे को खड़ा करो, फिर एक आदमी आए शेख चिल्ली च्युइंगम खाता हुआ और मुंह बगाड़ता हुआ, वो आके बर्बाद कर दे आपकी मेहनत को, और आप जेल में पड़े देख रहे हैं कि जनाब मैंने मेहनत की थी, तबाह कर दिया। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा, वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो दूर नहीं है वक्त, वो भी करीब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने कुछ सालों पहले असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर इस खदशे का इजहार किया था और कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है जब वजारतें लेकर आप निकलेंगे लेकिन वजारतें लेने वाला कोई ना मिलेगा। सवाल यहाँ पर यह बनता है, क्या वो वक्त अब आ चुका है? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं हुकूमत साजी के लिए कोशिशें हो रही हैं और मेल मिलाप भी हो रहे हैं। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, दीगर जमातें सारी मिल रही हैं और ये एविडेंट है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही, जिसको भी हुकूमत है, सादा अक्सरियत तो है नहीं, तो उनको उसी के साथ मिलकर बनानी पड़ेगी। लेकिन फिर रेजिलियंस भी बहुत ज़्यादा शो की जा रही है। ऐसा तासुर मिलता है कि कोई भी जमात खुशी खुशी हुकूमत बनाने के लिए या उसमें हिस्सा डालने के लिए तैयार नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ही ले लीजिए, जब ये मामलात आगे बढ़े और जो बातें हैं, 5 सिटिंग्स हो चुकी हैं इस मामले में, लेकिन अभी भी किसी हतमी शक्ल या किसी हतमी नतीजे पर यह मामला नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती है कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जो सेरेमोनियल पोस्ट होती हैं वो हम कर लेंगे। फिर इसी तरह से पीटीआई, जो कई दफ़ा ऐसा तासुर मिलता है कि कोशिश तो कर रही है और अपने इत्तेहाद बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ हाथ पांव मार रही है, लेकिन अक्सरियत होने के बावजूद उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक भी कुछ इसी तरह की कयास आराइयाँ सुनी जा रही हैं कि शायद वो भी विफाक में हुकूमत बनाने के लिए इतने खुश नहीं हैं। सूबों की हद तक सारी जमातें कहती हैं कि ठीक है जी, हम वहाँ पर हुकूमत बना लेंगे, लेकिन विफाक के लिए रेजिलियंट नज़र आती हैं सारी की सारी सियासी जमातें। इसकी वजह क्या है? ये क्यों हो रहा है? और क्या सियासी जमातों का भी इस वक्त इम्तिहान है कि उनको अपनी ये जो इख्तलाफात हैं, ये मसले मसाइल सब साइड पे रख के, तो इस वक्त मुल्क की बेहतरी के लिए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस और उसमें मईशत सबसे बड़ा चैलेंज, तो उसको देखना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए साथ मिलकर बैठना चाहिए और हुकूमत बनानी चाहिए। अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे और इसके लिए सवाल कुछ यूँ ही कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग को ख़ास तौर पर इख्तलाफात ख़त्म करके हुकूमत बनानी चाहिए? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा, सुहेल वड़ाइद साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने बात की और बड़ा वायरल हो रहा है इनके जुमले, सर क्या वजह आपको दिखाई दे रही है कि हुकूमतें बनाने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए टू बी स्पेसिफिक, सियासी जमातें इतनी खुश नज़र नहीं आ रही हैं? कि वही वजह है जिसकी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक इशारा कर रहे हैं या कुछ और? जी देखें, वैसे तो वजारतें निगरान हों या दूसरी इलेक्टेड हों, जब तक वो मशहूर है ना हमारे पंजाबी में कि जी जब तक जो है लालची मौजूद है उस वक्त तक फ्रॉड चलता रहेगा। तो बुनियादी बात है कि अब भी बहुत सारे लोग वजारतें लेने को तैयार होंगे, ये नहीं है बात। प्रॉब्लम ये जरूर है कि जो सियासी जमातें हैं उनको बड़ा बिटर तजर्बा हुआ है। बिटर तजर्बा ये हुआ है कि जो इलेक्टेड लोग आते हैं उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरियां खुल जाती हैं, उनको जेलों में भेज दिया जाता है अगर कोई वो डिसीजन करते हैं। और जो नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं, जो मार्शल लॉज में आते हैं या जो केयर टेकर्स में आते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, वो बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। तो ये बदकिस्मती तो रही है कि जनरल ज़िया के जो 11 साल थे उसमें उसके बाद किसी की इंक्वायरी नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ के जमाने में जितने लोग थे सबको इंडेमनिटी मिल गई, और जो इलेक्टेड हैं हर वजीर आजम जेल जाता है। हर वजीर जिसने कोई फैसला किया होता है उस पर एतराज़ात लग जाते हैं, वो नैब भुगतता है। तो ये तल्ख बातें तो हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी मेरा ख्याल है कि इतना लालच और इतनी हिर्स मौजूद है, और अब भी ये कोई नहीं कहेगा कि जी मैं वजारत नहीं लेता। ये बातें दुरुस्त हैं, ये तो हमारी स्टेट को डराने वाली बातें हैं, लेकिन आप देखेंगे ये सारे बैठेंगे भी इकट्ठे
और ये बैठ के हुकूमत भी बनाएंगे। और अगर आप देखेंगे कि कैलकुलेशन जो है वो चलेगी भी, उसकी क्या वजह है कि जाहिर है इस मुल्क के अंदर मुक्तदरा जो है वो पीछे होती है तो चीजें चलती हैं। तो मुक्तदरा इस सारे निजाम के पीछे है तो वो इसको चलाएगी और ये चलेंगे। बट सर फिर इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में हमने उनको कोई लीडरान को भी कई को सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम उस तरह हुकूमत में शेयर नहीं चाहते, अगर दे भी देंगे तो। अलीना प्रॉब्लम ये हो गया है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई रिलीफ देने के काबिल नहीं रही। तो देखें टैक्स लगाती है, गैस की कीमत महंगी करती है, पेट्रोल की कीमत महंगी करती है, ठीक है, बिजली की कीमत महंगी करती है। तो चुनाचे वो उसकी तरफ से कोई आवाम को कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता और जो भी मुल्क की मुश्किलात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट है, फर्ज करें अगले माली साल में 1100 अरब उसके पास होगा डेवलपमेंट के लिए, और इसी तरह जो है सैकड़ों अरब सिंध के पास होंगे, खैबर पख्तूनख्वा पे होंगे। वो ना कोई टैक्स लगाते हैं अपनी सूबे में, ना कोई उनको कोई जरूरत होती है टैक्स लगाने की। जो फेडरल से आता है वो उसको यूज करते हैं। तो ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सब कुछ मिल गया हुआ है, लेकिन सूबे क्या है, ये नए डिक्टेटर बन गए हैं। इनको चाहिए कि ये जो पैसे हैं ये आगे डिस्ट्रिक्ट्स तक लेके जाएं। लेकिन सर सख्त फैसले करना, गैर मकबूल फैसले करना भी तो महमल पार्ट एंड पार्सल है जो भी हुकूमत बनाएगा। और ये यही सियासी जमातें थीं जो इलेक्शन में आने से पहले दावे करती थीं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब जब ऐसी सूरत हाल आई है कि सारों को मिलकर बैठना पड़ा है और वोट करने, हुकूमत साजी करने पड़ रहे हैं, वोट भी मिल गए उसके लिए, तो क्यों नहीं एक साथ हो पा रहे हैं? देखिए रीना, पहली चीज़ है कि ये बात भी है कि इन दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे, ठीक है। पीपल्स पार्टी के ही इनिशिएटिव पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उन्हीं के इनिशिएटिव पर ये पीडीएम गवर्नमेंट भी बनी थी। और सबको उस वक्त मालूम था कि मुश्किल हालात में हम मिलकर जो है हमें ये मुल्क चलाना है। इकोनॉमिकली जो है काफ़ी मुश्किल हालात उस वक्त भी थे। फिर आपको याद होगा खान साहब ने किस तरह से सब्सिडी दे दी थी, बिल्कुल वो IMF का प्रोग्राम जो था उसका भी एक इम्पैक्ट आया था। तो इम्पैक्ट तो आना था, इन जमातों को पता था, नुकसान भी हुआ दोनों का। खास तौर पर नून लीग का अगर आप देखें तो सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि ओनरशिप ले ही नहीं रही थी पीपल्स पार्टी। इलेक्शन कैंपेन अगर आप उनकी उठा के देख लें तो मलबा सारा जो था वो नून के ऊपर ही डाल दिया था। अब जो मसला है वो ये है कि दोनों को ये रियलाइज हो गया है कि हुकूमत तो हमें फेडरल में बनानी ही पड़ेगी। तो जब दोनों ने हुकूमत साथ बनानी है, कोलिशन गवर्नमेंट, तो ट्रस्ट बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। ये मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए दो जमातों में कि जी गवर्नमेंट तो हम बना लेंगे लेकिन जब इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर एक जो है वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लेकर लगाकर और निकल जाएगा वहां से। ये नहीं हो सकता। देखिए ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है ना, ये एक और जमात जरूर लेती है, लेकिन इन दो जमातों को इस तरह नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को माइनस करके ये आगे नहीं चल सकते। रियासत को अगर बचाना है तो इनका अपना सियासी नुकसान वाकई होगा। पॉपुलर हो वो फैसले या अनपॉपुलर फैसले करने तो है ना, वरना तो फिर अलीना कोई गैर जमहूरी अगर हुकूमत आ गई या कोई एक और हुकूमत आ गई तो फिर ये सारे दोबारा जेलों में पड़े होंगे। अब इसके अंदर जो बहुत एक अहम चीज है वो वाकई ही 18वीं तरमीम है, क्योंकि अगर ये दोनों साथ ना बैठे, अगर इन दोनों ने ओनरशिप ना ली तो फिर ये वाली बातें जो है 18वीं तरमीम के खिलाफ इस्तेमाल होगी। वो कैसे? देखें, सूबे जो हैं उनके पास लॉ एंड ऑर्डर भी है, उनके पास हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो 18th अमेंडमेंट के थ्रू उनके पास आ चुके हैं, लेकिन सूबे टैक्स कलेक्शन नहीं करते। तो जब आपने मुल्क को बचाने के लिए फैसले करने हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो ले लें, हम सूबाई हुकूमतें तो ले लें, वहां हमारे पास क्योंकि फेडरल ने पैसे देने हैं 18वीं तरमीम के तहत और वो सारा कुछ चलना है तो उस फिर हम वो स्पेंडिंग करेंगे लेकिन हम खुद कलेक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जो भी मैं आपको ये लिख कर दे सकती, जो भी फेडरल गवर्नमेंट बनाएगा पॉलिटिकली डैमेजिंग होगा उनके लिए, क्योंकि राइट और रॉन्ग, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, गैस की बढ़ानी पड़ेंगी, उसके खिलाफ एहतजाज भी होंगे, चीजें भी होंगी, लेकिन ये काम उनको करने पड़ेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सूबाई ले रहे हैं लेकिन फेडरल में हमें बहुत मसाइल है। फेडरल में आपको अब दोनों जमातों को, सारी जो बल्कि कोलिशन पार्टीज होंगी जो गवर्नमेंट बनाएंगी, उनको ओनरशिप इन फैसलों की लेनी पड़ेगी।
पड़ेगी, उन्हें कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम ये फैसले इसलिए कर रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो फिर मुल्क कहाँ बचेगा। बट ज्यादा फॉल्ट आपको कौन लगता है महमल इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें? पीपल्स पार्टी, क्योंकि उसको पता है कि वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि कहीं भी जाएगी तो फिट हो जाएगी, किसी के साथ भी बार्गेनिंग पोजीशन में। नहीं देखिए अलीना, मैं किसी एक के ऊपर नहीं डालना चाहती, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा कि नुकसान सारी जमातों का होगा जो कोलिशन में होंगी, उन्हें भी पता है सबको इस चीज का। लेकिन आप सूबाई हुकूमतें तो खुशी खुशी ले रहे हैं, आप पंजाब भी ले रहे हैं, आप सिंध भी ले रहे हैं, आप बलूचिस्तान भी ले रहे हैं, फिर आपके नहीं लेकिन फेडरल में हमने नहीं आना। ये नहीं हो सकता। सारे जो मुश्किल फैसले हैं, IMF का प्रोग्राम होना है, अभी बहुत सारे इकोनॉमिक माशी फैसले होने हैं, तो उसकी आपको ओनरशिप सबको लेनी पड़ेगी। इस वक्त अगर ये उन्होंने किया ना कि जी ये नून लीग ले ले ओनरशिप, हम नहीं लेते, ये नहीं चल सकता। ओनरशिप बराबरी की लेनी पड़ेगी, और वो इसलिए लेनी है क्योंकि आपके मुल्क को जरूरत है इस वक्त एक स्टेबिलिटी की। ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल इस वक्त हुआ है, ये बहुत नुकसानदेह है, और ये मुआशी तौर पे भी, ये सियासी तौर पे भी, और ये ओवरऑल एक सोसाइटी के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। अच्छा महमल, ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि आपने उस दिन हमें खबर दी और वो खबर कूडोज टू यू कि सच भी साबित हुई कि मुख्तलिफ मॉडल्स पे जो गौर किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत साजी के लिए, ये भी बता दें कि अब जो 5वीं दफ़ा बैठक लगने लगी है वो नतीजा खेज होगी, उसमें क्या निकल कर सामने आ सकता है? देखिए अलीना, कोशिश तो यही हो रही है कि वो नतीजा खेजी हो, क्योंकि अब जो है आप देख लें कि आज जो है 19 फरवरी हो गई है, 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे, अभी तक हुकूमत साजी का जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो मेरे ख्याल में ये जल्द ही फैसले हो जाएंगे। अब इसके अंदर कुछ गिव एंड टेक होगा। ये बात भी हो रही है कि जी क्या वो कोई पोजीशन लेंगे, नहीं लेंगे, फर्स्ट फेज में लेंगे, सेकेंड फेज में लेंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जाहिर बात एकदा हो जाए तो फिर हम उधर से खबर भी निकालेंगे। मैं जरूर आपको ही रिपोर्ट कार्ड पे ही पहले बताऊंगी कि क्या खबर है, आप फिक्र ना करें। छुपा जाती हैं आधी बातें पहले महमल, लेकिन चलें कोई बात नहीं। बता दिया था कि उन्होंने क्या मॉडल फैसला इशारा दे दिया था, इस दफा तो इशारा भी नहीं दिया महमल ने कि क्या वजारतें लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ या ना कर दें, सिर्फ रहने दें। चले रहने दें, कोई बात नहीं, हम रहने देते हैं। हम एक ब्रेक ले लेते हैं उसकी जगह, एक छोटी सी ब्रेक, फिर इरशाद भट्टी साहब और सलीम साहब से बात करेंगे। सियासी जमातें इस वक्त इत्तेहाद के लिए, हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रही हैं, मेल मिलाप कर रही हैं। इसी के ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या वजह लगती है, क्यों ये जो रेजिलियंस आ रही है, इतने खुश हैं आप भट्टी साहब? क्या हो गया, खैरियत? क्या बन गई है हुकूमत? मैडम शेख, अभी मैं दफ्तर आ रहा था रिपोर्ट कार्ड के लिए, तो इलेक्शन 2024 का मुझे टेलीफोन आया। अच्छा। तो मैंने उससे हाल पूछा तो उसने एक शेर सुनाया, वो शेर पहले सुन लीजिए, फिर सवाल का जवाब देता हूँ। लोगों ने मुझको माले गनीमत समझ लिया, लोगों ने मुझको माले गनीमत समझ लिया, जितना मैं जिसके हाथ लगा ले उड़ा मुझे। वाह। जितना मैं जिसके हाथ लगा ले उड़ा मुझे। मैडम शेख, सबसे पहले तो मोहतरम मेरे बड़े काबिल एहतराम है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मुझे बताएं कि वो बंदा कहाँ वज़ारत उज़्मा लेके फिर रहा है। मैं तैयार हूँ, मैं इस मुल्क को कौम की इतनी बहुत बड़ी सर्विस के लिए तैयार हूँ। गो के टाइम नहीं है मेरे पास मैडम शेख, और गो के आप हर्डल हैं मेरी इस वज़ारत उज़्मा में, लेकिन इसके बावजूद मैं तैयार हूँ। मैडम शेख, कौन कहता है कि कोई तैयार नहीं है वजारत लेने के लिए? कौन कहता है कि कोई तैयार नहीं है वजीर आज़म के लिए? खुदा का खौफ। और वो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और फिर इस वक्त में जब एक जमात जिसका पार्टी सरबराह जेल में था, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, पार्टी इंतखाब छीन लिया गया था, प्लेइंग फील्ड नहीं थी, कार्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं थी, और हरा कर इनको वहाँ फेंका जहाँ से अब ये हैरत ज़दा पड़े हुए हैं ज़मीन पर। क्या ये इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं इक़्तिदार से बाहर निकलना? कैसी बातें करती हैं कि ये वज़ारत कोई नहीं ले रहा, तो वज़ीर आज़म कोई नहीं ले रहा, तो वज़ारत उज़्मा क्यों नहीं ले रहा? मैडम शेख, सवाल इसको कि ये इलेक्शन साइड इफ़ेक्ट्स इन पर चढ़े हुए हैं, इलेक्शन साइड इफ़ेक्ट्स इनको खाए जा रहे हैं, और इनकार कोई नहीं कर रहा, सिर्फ भाव ताव कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, बेहतर डील के चक्कर में हैं सारे।
मैडम शेख, जो हालात हैं, जो वक्त है, जो हालात हैं मुल्क के और कौम के, मेरा बिलीव मी दिल कर रहा है कि ये धांधले का मसला हल करके, झुरलू का मसला हल करके, तरीके इंसाफ की जो सीटें इन्होंने ली हैं, जो हारे हुए तीसरे नंबर, चौथे, पांचवें नंबर के फर्स्ट पे आए हैं, वो अगर इनको वापस कर दिए जाए, मुतलका फोरम्स इनको वापस कर दें और जल्दी फैसले कर दें, तो ग्रैंड डायलॉग हो इन सारों के दरमियान। क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों मिलकर, बाकी सारी जमातें मिलकर भी ये मुल्क की अब इनके बस की बात नहीं रही। ये अब सारे इस्टेब्लिशमेंट को बैठना पड़ेगा, अदलिया को साथ बैठना पड़ेगा, सियासत को साथ बैठना पड़ेगा, पूरी को सहाफत को साथ बैठना पड़ेगा, और कुछ इश्यूज ऐसे होने चाहिए जिस पर सारे ये मिलकर आगे बढ़ें। ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बस की बात नहीं रही। ये हमारे मसाइल की वजह ये हैं, 1988 के बाद जब से ये आए इक़्तिदार में, ये हमारे मसाइल की वजह है, इनकी वजह से मसाइल हल होने से रहे। अगर आपको फिर भी नहीं यकीन आता तो अभी हुकूमत बननी, उसके बाद देख लीजिएगा। मैडम शेख, अगर मुस्लिम लीग, आप कह रही हैं वजारतें लेके कोई फिर रहा है और वज़ीर आज़म तो साइड पे रखें उसको, तो वो फिरने की ज़रूरत ही नहीं है, वजारतें लेके कोई फिर रहा है। मैडम शेख, पंजाब में मरियम नवाज साहबा सीएम का प्रोटोकॉल ले चुकी हैं, धड़ाधड़ पंजाब ब्यूरोक्रेसी से मुलाकातें फरमा रही हैं, और उन्होंने आज बयान भी दिया है कि कोई अफसर परेशान ना हो, मैं उनके बैक पर हूँ। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बयान भी दे दिया, मतलब ओन कर लिया है। तो वहाँ क्यों नहीं वजारत आप तजब्जुब का शिकार, कन्फ्यूजन का शिकार, और वहाँ क्यों नहीं है कोई वजारतें लेके फिर रहा और कोई ले नहीं रहा? मैडम शेख, पीपल्स पार्टी बेताब है कि कब सिंध पर निगरान हुकूमत ख़त्म हो और सिंध हमें मिले, और बल्कि पीपल्स पार्टी तो बलूचिस्तान तक पहुंची हुई है और वहाँ हुकूमत बनाने के चक्कर में है। वहाँ क्यों नहीं, बलूचिस्तान और सिंध में क्यों नहीं कंफ्यूज? बलूचिस्तान में तो मैंडेट भी ऐसा ही है जैसे मरकज में है। तो बता देना, समझा दे थोड़ा। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ आप मुझे पता है जल्दी होगी आपको, लेकिन सिर्फ आखिरी 2 जुमले। अच्छा मैडम शेख, ये क्यों नहीं मरकज में क्यों नहीं आ रहे? एक तो मोहतरम सोहेल वड़ाई साहब ने बताया कि 18वीं तरमीम जिन्होंने सेफ हेवन अपने बना लिए थे, पंजाब तेरा तो सिंध मेरा तो फलाना, वो जो इस तरह, और जो 18वीं तरमीम का असल रूह थी उस पर अमल नहीं किया, बाकी सारे जो अपने मज़े लुट लिए। तो एक तो ये कि 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ जो है ये फटा हुआ ढोल गले में डालकर बजाने की 27 किलोमीटर की, मतलब खाया पिया कुछ ना, गिलास तोड़ा 12 आने का। और दूसरा PDM 1 तजर्बा भयानक रहा, हौलनाक रहा, खौफनाक रहा, इनके लिए भी है, मुल्क कौम के लिए भी। तीसरा, ओहदे सब लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। चौथा, किसी के पास, अकेले के पास कोई रोड मैप नहीं, पॉलिसी नहीं, विजन नहीं, और सब हवाई किले तामीर करके बैठे हैं, सारे ख्याली पकाओ पुला रहे हैं। और अब वो करने का वक्त आ गया है, तो रोला पड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ बिलावल भुट्टो साहब तनख्वाहें डबल करते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री करते हैं, और उधर 1 करोड़ नौकरियां मिलती हैं, देखता हूँ, और या घर बनते हैं। तो मुल्की मसाइल की वजह चूंकि ये हैं, तो मुल्की मसाइल हल हो नहीं पा रहे, इनके कद्दों से बड़े हो गए मसाइल। तो मरकज में इसलिए, लेकिन मरकज का मेन जो, अगर मैं 2 फिक्रों में कहूँ तो भाव तो कर रहे हैं, डील बेहतर कर रहे हैं, बार्गेनिंग, हर कोई बार्गेन कर रहा है। हाँ, अगर इन्होंने नई वजारतें लेनी तो तरीके इंसाफ की सीटें वापस करें, वो हुकूमत बनाने को तैयार है। सर, उन्होंने तो खुद ऐलान कर दिया कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, उन्होंने तो पहले ही 2 दिन पहले ऐलान कर दिया। जाहिर है, अब उनके पास वो है ही नहीं उतना, जितना 150 से अगर 90 तक आ जाए तो यही हाल होगा। सर, वैसे वो बैठ सकते थे पीपल्स पार्टी के साथ, ऐसी कोई बात नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं उसके बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। महमल कुछ कहना चाह रही है? फिर महमल प्लीज क्विकली। मैं सिर्फ बिल्कुल छोटी सी बात करना चाहती हूँ। लीना भट्टी साहब ने सारा का सारा मलबा जो है ना नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल दिया, 88 से 99 का भी, PDM का भी, हर चीज का उनके ऊपर डाल दिया, जिसके ऊपर असल में मलबा डालना चाहिए होता है ना एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, उनका रोल, उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनके मिसएडवेंचर्स, उनकी वजह से आज ये मुल्क इधर पहुंचा है। इन 2 पार्टीज के ऊपर क्या आप लगाते हैं? इन 2 पार्टीज ने तो जो इन्हें टाइम मिला उसके अंदर इन्होंने जितनी कानून साजी की है, जितनी इन्होंने काम किया है, तो वो भी बता दे दूसरी जमातों के बरक्स। तो एस्टैब्लिशमेंट के रोल पे बात करें ना, फिर कहें डाले पूरा का पूरा मलबा जो उनका पॉलिटिकल रोल है, उस पर हम बात नहीं करते। ये अच्छी है कि इनके ऊपर ये सॉफ्ट टारगेट है, इनके ऊपर डाल दिया सारा। अच्छा, मसला ये है सलीम साफी साहब। जी मैडम शेख, एक जुमला सिर्फ, ठीक कह रही हैं मैमल, उनका भी बहुत इसमें हिस्सा है, और उनका भी इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि एस्टेब्लिशमेंट
अब वक्त आ गया, इस्टेब्लिशमेंट, सियासत, सहाफ़त, अदलिया को मिलकर बैठकर आगे बढ़ना चाहिए। महमल की बात ठीक है, अकेला कोई जिम्मेदार नहीं, हम सारे मिल के इसके जिम्मेदार हैं। सलीम साफ़ी साहब, वैसे ये हैरान कौन बात है कि आज भट्टी साहब ने फाइनली ये इतराफ़ कर ही लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी है जिसको देखने की ज़रूरत है। बट सलीम साफ़ी साहब, वजह क्या? मैं हमेशा करता हूँ मैडम शेख, मैं हमेशा करता हूँ, सिर्फ दुख ये होता है कि ये फिर डील कर जाते हैं, इसलिए इनके साथ मैं खड़ा होने में मुझे दुख और तकलीफ होती है कि ये जब भी मैं इनके साथ खड़े होने की कोशिश करता हूँ, ये कहते हैं बाप है हमारा, उसकी इज्जत करो, जब वक्त निकलता है तो कहते हैं नहीं गद्दार है, तो फिर मैं क्या करूँ? ठीक है सलीम साफ़ी साहब, सर वजह भी बताइएगा, ये भी बताइएगा ज़रूर कि अभी यहाँ पर जैसे बात ये लोग कर रहे थे कि ऐसी कोई मसला नहीं है, ये लोग फिर एक साथ बैठ जाएंगे, ये सिर्फ लेन देन हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर तजावीज़ क्यों दी जा रही हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से ही कि आप विफाक में ना हुकूमत बनाएं, सिर्फ सूबे में बनाएं, बैक आउट कर जाएं? अलीना देखिए, ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो तकरीर की थी, ये उस वक़्त की थी जब मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम उरूज पे था और जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, इनको जेलों में टोंसा किया था। तो ये उस वक़्त की बात है। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान को अगर गवर्नेबल बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह भी माजी के ये दूसरों के एरिया में दखल अंदाज़ी है और ये हाइब्रिड निज़ाम है कि कभी भी सियासतदानों को आज़ादी के साथ काम करने भी नहीं दिया गया और अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रॉपर सिस्टम भी नहीं बनाया गया। बाकी आज भी कोई ऐसा नहीं है जो वज़ीर बनना नहीं चाहता या जो वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहता, बल्कि सारी लड़ाई आज भी इसके लिए है कि हर कोई वज़ीर बनना चाहता है और हर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है। आप देखें, वज़ीर तो बात की बात है, पहले मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए ये जो 8 तारीख़ को लोगों ने करोड़ों रुपए भी लगाए, दुश्मनियाँ भी मोल ली, ये सब कुछ कर रहे थे, तो वो किस लिए कर रहे थे? वज़ीर तो सेकंड दर्जा, आगे का दर्जा है ना, वो तो मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए कर रहे थे। आज जिन लोगों ने धरने दिए हुए हैं और वो DROs के ऑफिस के सामने, तो वो किस लिए कर रहे हैं? मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ तो मेंबर पार्लियामेंट बनने में इतनी ज़्यादा कशिश है। बाकी जहाँ तक वजारत का मामला है, तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध की वजारत आला किसी और को देना चाहेगी? आप कितनी भी कोशिश करें वो ख़त्म नहीं देंगे। PTI आराम से खैबर पख्तूनख्वा पे हुकूमत बना रही है, क्या वो उसने कभी कहा है कि हम हुकूमत लेने को तैयार नहीं है? बलूचिस्तान में दोनों जमातों का मुकाबला है, मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, और दोनों की ये ख्वाहिश है कि उधर वो हुकूमत बना दे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून किसी और को हुकूमत देना चाहेगी, उन्होंने पहले से अपना वज़ीर आला का भी ऐलान कर दिया है। जहाँ तक मरकज़ का ताल्लुक़ है, तो मरकज़ में भी शुरू में आपने देखा होगा कि PTI ने कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाना चाहते हैं और हमारे पास अक्सरियत है, लेकिन जब मतलूबा अक्सरियत नहीं है तो उन्होंने कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। बाकी सब जमातें जितनी भी इलेक्शन रिज़ल्ट पे अगर मुतरज़ भी है, तो कोई एक भी री इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान। आज तक किसी PTI किसी ने भी री इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। बाकी ये तय हुआ है उसूली तौर पर, उन दोनों ने सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है कि उसूली इत्तेफाक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के साथ चलने का कर लिया है, लेकिन जो उसकी तफसीलात है, उसकी अमली शक्ल कैसी हो, उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ है, उस पर उनकी कमेटियों की बातचीत जारी है और मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वो बिल्ली भी तैले से बाहर आ जाएगी। अच्छा, बट सर कल आपके साथ ही बात करते हुए मौलाना ने एक बड़ी अहम और मानी खेज बात की। उन्होंने कहा इस चीज़ के ऊपर भी गौर हो रहा है कि पार्लिमानी सियासत शायद हम करें ही ना, बल्कि हम कोई तहरीक वगैरह चलाएं या उस तरफ करें। तो क्या ये भी तो डर नहीं है कहीं हुकूमत साजों के जहरों में कि अगर दोबारा से हमने वही देखा कि सड़कों की सियासत हो रही है, अपोजिशन कोई कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखें, ये सुहेल वड़ाई साहब बेहतर जानते हैं, ये टफ बारगेनिंग का टाइम होता है। इसमें हर पार्टी के हाथ में जो जो कार्ड्स होते हैं वो उसको प्ले करता है। पहले तो जो लोग हैं वो हर कोई अपना अपना कार्ड, जिसके पास धरने का कार्ड है वो धरना दे रहा है, जिसके पास अदालत का कार्ड है वो अदालत का के अपनी सीटों की तादाद किसी तरीके से बढ़ा दे।
और उसके बाद फिर हुकूमत साजी में अपना हिस्सा ज़्यादा बढ़ाने के लिए या अपने टर्म्स पे हुकूमत बनाने के लिए हर कोई अपना अपना हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस वक्त जो दबाव जिन जिन चीज़ों की वजह से वो डाल रहे हैं, उसमें एक नुक्ता ये भी है कि जी हम गैर पार्लिमानी सियासत के बारे में सोच भी सकते हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जमीयत उलमा इस्लाम और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में मौजूद जमात वो कभी भी गैर पार्लिमानी सियासत की तरफ नहीं जाएगी। ये क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक उन्होंने ये रास्ता सोच समझ के अपनाया हुआ है, और वो इसलिए तो मिलिटेंट के निशाने पे रहे कि वो ये चाहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनके रास्ते पे आ जाएं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने ऊपर कई खुदकुश हमले बर्दाश्त किए, लेकिन उस तरफ नहीं गए। तो अब इस एक इलेक्शन की रिजल्ट की बुनियाद पे ये नहीं हो सकता कि उनकी जमात ये फैसला करे, लेकिन ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, तो मेरे ख्याल में ये JUI का एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर वो ये बात कर रहे हैं। एक और जमात है जिसने न सिर्फ धरना दिया, एहतजाज किया, बल्कि उन्होंने मुतालबा भी किया। और उन्होंने किससे मुतालबा किया कि आप क्या करें, एक ज़रा छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, और क्या वो भी एक अहम फैक्टर हो सकता है सियासतदानों के रेजिलिएंट होने में या थोड़े से शाकी होने में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे हैं कि हुकूमत साजी अभी तक किसी नतीजा खेज़ मरहले पर क्यों नहीं पहुंच पाई। सुहेल साहब, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और बड़ी बात हो रही थी यहाँ पर कि क्या सियासतदान जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं सियासी अरीना में, उससे डरी हुई है। इसमें जमा खातिर ये भी कि पिछले दिनों जो GDA का धरना हुआ, एहतजाज हुआ, उसमें मुतालबा किया गया कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए। क्या आपको लगता है कि एक ये भी फैक्टर है कि सियासतदान अभी भी इस बात से कुछ मुबहिम है और इस तरह की बातें हो रही हैं, इस वजह से कुछ रेजिलिएंट नज़र आ रहे हैं विफाक में ख़ास तौर पर? जाहिर है, ये तो आपको पता ही है ना, मुक्तदरा में और सियासतदानों में एक लंबी कहानी है जो कशमकश रही है, अपनी जगह बनाने की कोशिश। सियासतदान समझते हैं कि हमारा सोल हक है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इनके हाथों में मुल्क गैर महफूज होता है, और जब अगर हम ना हो तो ये अहले सियासत जो है मुल्क को नुकसान पहुंचा दें, मुआशी तौर पर या सियासी तौर पर या किसी और तरीके से। तो ये जो कशमकश है ये शुरू से चलती आ रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि पहले तो इस कशमकश को खत्म होना चाहिए। तो तभी नारे क्यों लग रहे हैं इस तरह के? फिर अगर फर्ज करें हर वक्त यही डर है कि सर नारे क्यों लग रहे हैं इस तरह के? क्या सर नारे क्यों लग रहे हैं? नारे लगते हैं ना जी कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं, देखें ना, पीर साहब तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही उनकी पॉलिटिक्स रही है। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के दौर में आप उनका किरदार देख लें, आप उनको जनरल मुशर्रफ के ज़माने में देख लें, जनरल अयूब के ज़माने में देख लें, वो तो अपने आप को कोर कहते हैं फौज की। तो जाहिर है वो तो अपने इत्तेहादी की तरफ या अपने पैटर्न की तरफ ही देखेंगे ना। वो समझते हैं कि उनकी जो शिकस्त है या आसफ जरदारी की या पीपल्स पार्टी की जो जीत है, ये मुमकिन ना होती अगर एस्टेब्लिशमेंट ने पीर पगाड़ा पे हाथ रखा होता। तो वो अपना गिला पहुंचा रहे हैं उन तक कि हम आपके साथ सारी जिंदगी आपके साथ खड़े रहे हैं और आपने हमारा ख्याल नहीं किया। तो इस वजह से हो रहा है। भट्टी साहब ये कहिएगा, आप इस मामले में क्या कहते हैं? वजह क्या लगती है आपको? उस दिन आपने दुआएं भी बड़ी मांगी, तो आज ज़रा बता दें। और क्या जिस तरीके से होती है ये मुदाखलत, अगर उस तरीके से ना होती और अब अगर कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसकी हैयत क्या होगी, किस तरह से होगी? मेरा ख्याल है मैडम शेख, इस वक्त जो मुल्क के और कौम के हालात हैं, और हम एक जब से होश संभाला एक सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, और अब वाकई लगता है पहली दफ़ा कि वाकई हम नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। बार हम लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं, कोई हमारी इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई हमें घास नहीं डालता। तीसरा चौथा बदतरीन पासपोर्ट, कर्ज़ों में जकड़े हुए, IMF की आगे हमने बेल आउट पैकेज है, किस्त वापस करनी है, 3 सालों में 72-73 अरब डॉलर चाहिए हमें।
अंदरूनी तौर पे आप देख लें, दहशतगर्दी की जंग, नफ़रत, तकसीम, अदम बर्दाश्त, अब मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं गया, सारों ने खेल खेल ली अपने अपने। अब सूरत हाल वहाँ पहुँच गई है कि अब किसी एक पार्टी, किसी एक की बस की बात नहीं रही। मेरी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, यकीन करें। हालांकि ये जो इलेक्शन धांधला वाला इलेक्शन हुआ है, झुरलू वाला इलेक्शन हुआ है और सारे इलेक्शन का बाप हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश है हुकूमत बने, चले और हमारे मसाइल हल करे, क्योंकि ये मुल्क के मसाइल हल करे। बड़ा मुश्किल वक्त है मैडम शेख, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी इनके पीछे खड़ी होगी, जो हुकूमत भी बनेगी। जाहिर है उनके बगैर चल नहीं पाएंगे। सरमायाकारी में वो काम कर रहे हैं, माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, ज़राअत के हवाले से, बाहर पैसों के लाने से, तो वो पीछे खड़ी होगी। तो अब हुकूमत बननी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी हो और ये मसाइल हल करें, वरना बहुत बुरा हाल है मैडम शेख। और बाकी दूसरी बात यह है कि अब चूँकि 16 महीने में जो इन्होंने किया और जो PDM 1 भुगत चुका है, उसकी वजह से ये भी डरे हुए हैं और मुल्क भी, कौम भी डरी हुई है। लेकिन अब क्या करें, जो मैंडेट जिसको मिला था उसका आपने माना नहीं, जो मैंडेट आपने सामने लाए हैं उसके मुताबिक इन्होंने करना है। तो अब बेहतर यही है कि करें, आगे बढ़ें और इस साबित करें कि सर, मैं दोबारा ये चीज दोहराऊंगी, और जिनको मैंडेट मिला था वो भी तो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं ना। वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ बात कर लेते या ना, मैडम शेख आपने ये दूसरी मर्तबा चूंकि बात की, तो इसलिए मैं इसके कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मुबैना धांधली जो हुई है या जिस तरह कहानियां सुनी जा रही हैं, अगर आप छोड़ दें उनकी 80 सीटें छोड़ दीजिए, अगर मिनिमम भी करें तो 125-30 सीटें बनती हैं। तो 125-30 सीटों के साथ उनको किससे बात करने की जरूरत है? बाकी आप सर, इवन अगर 25-30 ना भी हो तो अपोजिशन से भी वर्किंग रिलेशनशिप में बात तो करनी होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही सबको साइड पे कर दें, या फिर वो मरियम औरंगजेब अप्रोच ही होनी चाहिए, या आप भी मरियम औरंगजेब अप्रोच को फिर सही समझते हैं कि जब वो कहती है निप द इविल इन द बड। नहीं, मरियम औरंगजेब साहबा ने तो एक बहुत ही बिलो द बेल्ट कहा है। उस वो जो अप्रोच यही है सर, साहब के बारे में, कमिश्नर साहब के बारे में जो उन्होंने कहा कि ये नायब तहसीलदार से जो कमिश्नर बना, अब इसका अंदाजा हुआ। मुझे दुख हुआ कि अगर कोई तरक्की करके ऊपर आता है तो नहीं कर रही थी वो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ से मुतालिक जो कह रहे थे फितना और सारा कुछ, मैं दोहराना नहीं चाहती। आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, दरखास्त करना चाहता हूँ कि अब वो मौलाना, जिसका आपने मजाक भी उड़ाया, मौलाना साहब के पास भी गए, पीपल्स पार्टी के साथ भी गए और वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको जो उन्होंने बयानिया बनाया उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। अगर हालात ठीक रहे तो करेंगे, वरना फिर वो अपनी अपनी पोजीशन पे सारे आ जाएंगे। महमल जी लेना, सॉरी जरा क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। नहीं महमल, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर आप ये दो जमातें हैं, इन्हीं की चॉइस है और मैंडेट उन्होंने छीन लिया है तहरीक-ए-इंसाफ से, तो ठीक है बना लें, कर लें, लेकिन इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी होनी चाहिए। बट ये किस तरह से पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि जो 2018 में हुआ उसके बाद इतना ट्रस्ट डेफिसिट और इसी की वजह से फिर आगे सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ? देखिए अलीना, जो हाइब्रिड निज़ाम से वाकई ही जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2008 से 18 के दरमियान जिस तरह की भी थी, एक वीक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन वो चल रही थी, वो डिलीवर भी कर रही थी, मुश्किल से मुश्किल फैसले भी वो कर रहे थे, डिस्पाइट के एक जो है प्रोजेक्ट इमरान भी ला खड़ा किया गया। लेकिन जब से हाइब्रिड मुसल्लत हुई है, मैंने तो पहले भी ये बात की कि फिर PDM को भी एक हाइब्रिड का ही वर्जन बनना पड़ा और ये वाली गवर्नमेंट को भी बनना पड़ेगा। इसको रोल बैक करने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो दो जमातें हैं, इनको अब ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर इकट्ठे आए हैं, हमें पूरी की पूरी ओनरशिप लेनी है। इन्हें पता है कि बहुत मुश्किल फैसलों का बहुत ज्यादा इनकी सियासत को नुकसान होगा, लेकिन मुल्क बचाने के लिए मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, वैसे ओवरऑल इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है। जहां तक बात है जो यानी कि PTI अगर गवर्नमेंट बनाती है, देखिए अब PTI ने खुद एक फैसला किया है ना कि वो ऑपोजिशन में रहना चाहते हैं। उन्होंने नहीं ये कहा कि हमने गवर्नमेंट बनानी है। वो एक मैंडेट की अगर बात हो रही है तो उसके ऊपर तो अभी तो जो चल रही है एलिगेशन, तो उसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त किसी ने तो गवर्नमेंट बनानी है ना, वो तो फिर कहीं वो तो एक रिलायबल पार्टनर बनकर सामने आ ही नहीं रहे गवर्नमेंट बनाने के लिए, हुकूमत साजी के लिए। तो फिर क्या करे, अगली दो पार्टीज भी ना बनाए गवर्नमेंट। सलीम साफी साहब, कंक्लूडिंग कमेंट सर। देखिए, ये तो पिछले इलेक्शन को भी PTI के सिवा बाकी तमाम जमातों ने मुस्तरद कर दिया था
और मौजूदा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कोई भी जमात 7 बड़ी जमातों में से कोई भी री इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रही है। बाकी जिन लोगों के एतराज़ात है, अगर उनके पास फॉर्म 45 है तो वो मुतालिका इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, वहाँ से फैसले हो जाएंगे। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हमारी दरख्वास्त होगी कि वो इन केसेस को कासिम सूरी का केस ना बनाएं, बल्कि महीने के अंदर अंदर इन सब का आखिरी अपील तक समाअत होनी चाहिए। उसमें से अगर किसी के साथ धांधली हुई है और वो अपना केस उधर साबित कर सका तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन बाकी जिस तरह मेमन ने कहा कि इन 2 जमातों ने इत्तेफाक भी किया है और उनके सिवा इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है, इसलिए उनको जल्द अज जल्द अपना फार्मूला सामने लाके कौम के सामने हुकूमत साजी का ऐलान कर देना चाहिए। सर, दोनों में से ज़्यादा जिम्मेदारी वैसे इस वक्त किसकी बनती है? क्योंकि पीपल्स पार्टी से मुतालिक जिस तरह की बातें आ रही हैं कि वो नई हुकूमत का उस तरह से एक्टिव पार्ट बनना चाहती। नहीं, देखें, सेटअप का पार्ट वो बनेगी और बनना चाहती है, और दोनों जमातों ने ये कह दिया है कि हम मिल के आगे बढ़ेंगे। और ये जो आज 4था-5वां इजलास उनकी कमेटियों का हो रहा है तो वो उन्हीं तफसीलात के लिए हो रहा है, लेकिन शायद उनकी पहली ख्वाहिश ये है कि आईनी ओहदे ले लें और हुकूमती ओहदे वो मुस्लिम लीग नून को दे दें। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी ज़ाहिरी बात है कि इस सूरत हाल को कबूल नहीं करेगी, तो कोई मिडल वे दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और मेरे ख्याल में वो 1-2 दिन में हो जाएगा। जानना ये चाह रही हूँ कि क्या ये पीपल्स पार्टी के पार्ट पर एक नाजायज़ या कुछ ज़्यादा तवक्को है? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी अगर ये कर रही है तो ये ज़्यादती कर रही है, क्योंकि अगर हुकूमत लेना है और आईनी ओहदे लेने हैं तो फिर उनको जिम्मेदारी भी बांटनी चाहिए मुस्लिम लीग नून के साथ। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।